सभी दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हम लोग बिहार पुलिस के लिए स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, वैसा क्वेश्चन हमें जो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे क्वेश्चन जो पढ़ने की आवश्यकता है, जो लगता है कि एग्जाम से पिछले 10 सालों में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, वही आज हम प्राचीन इतिहास के यहाँ से क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें से आपके 4 से 5 प्रश्न हमेशा मतलब आते रहते हैं बिहार पुलिस में, 4 से 5 प्रश्न। और ये सिर्फ बिहारी पुलिस में नहीं, बिहार दरोगा, बीपीएससी में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार दरोगा, चाहे आप और भी भारत के जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देते हैं जिसमें जीके जीएस का अपना एक रोल होता है, वहाँ से कोई बहुत बड़ा यहाँ पर इसका रोल है। ठीक है, तो चलिए रोल वाला का, एक रोल वाला नहीं समझना है। ओके दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो आप लोग जुड़िएगा। शाम को 7 बजे रोज़ बिहार पुलिस का स्पेशल क्लास करवाया जाएगा। पीडीएफ वगैरह जो भी होगा आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़ गए होंगे। और चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अच्छा यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए चूँकि अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, वह युग जिसमें पत्थरों के औजार का उपयोग किया जाता था, कौन से युग में पत्थरों का जो औजार था उसका उपयोग किया जाता था, कौन से युग में? तो था दोस्तों हमारा क्या, पाषाण युग। ठीक है ना, याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं पाषाण युग। क्या बोलते हैं? पाषाण युग। पाषाण युग में पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया। उसके बाद और है पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण युग में दोस्तों 3 भागों, पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल छापरा से संबंधित है, चिरान, चेचर, ये सब मिलेगा आगे आपको। ठीक है, उसके बाद पूरा पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था दोस्तों? तो वे शिकार करते थे, फल संग्रह करते थे। ठीक है, आज खाना खा लिया, दूसरे दिन के लिए क्या करते थे, वो डिपेंड रहते थे कि आज खाना मिलेगा, इसलिए शिकार पर वो डिपेंड रहते थे। उसके बाद है पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? इनके द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था दोस्तों? तो क्या था? आग था दोस्तों। क्या था? आग था। समझ गए? उसके बाद पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो दोस्तों ये पत्थर के औजार बनाए थे, कुल्हाड़ी था। और कुल्हाड़ी का ही प्रथम बार ये लोग उपयोग भी किए थे बनाकर। ठीक ना। उसके बाद है दोस्तों कि पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किस से बनाते थे? पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो जाहिर सी बात अभी बताया, जो औजार बनाए थे कुल्हाड़ी वो पत्थर का था, तो कठोर पत्थर ही होगा ना दोस्तों, पत्थर। इसमें सिर्फ आप कठोर लगा दीजिए। ओके, उसके बाद पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो इसमें दोस्तों किसका हुआ है? पशुओं का हुआ है। ठीक है, किसका हुआ है? पशुओं का। भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है? किन वर्षों के बीच माना जाता है दोस्तों? तो देखिए इसमें क्या पूछा है, भारत के नव पाषाण युग। तो नव पाषाण युग जब भी माना जाएगा ये क्या, 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, समझ गए? उसके बाद पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया एवं चक्र। ठीक ना, पहिया एवं चक्र याद रखिएगा। पशुपालन और कृषि के बाद बोल रहा है, पशुपालन और कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो पहिया और चक्र था। किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा स्पष्ट प्रमाण मिलता है? किस युग में मातृदेवी का पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों ये था नवपाषाण युग। मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण किस में मिलता है? नवपाषाण युग में मिलता है। किस में? नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है आपका कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ये नवपाषाण युग में हुआ था। किस में हुआ? नवपाषाण युग में। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा स्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ था? मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा स्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो ये नवपाषाण युग में हुआ था। किस युग में? नवपाषाण युग में। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो ये दोस्तों नवपाषाण युग में। किस में? नवपाषाण युग में। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की?
तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो दोस्तों ये मध्यपाषाण युग में की। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो मध्यपाषाण युग में। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की शुरू की? तो ये गेहूँ और जौ था दोस्तों, गेहूँ और जौ। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो ये कुत्ता था दोस्तों। क्या था? कुत्ता था। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश का एक जगह है जिसको बोलते हैं भीमबेटका। क्या बोलते हैं दोस्तों? भीमबेटका। अगला प्रश्न है, क्या है कि प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक अवशेषों का जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी और पुरातत्ववेत्ता। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की और उसका प्रयोग किया? तो धातु था तांबा, और खोजा था तांबा का, प्रयोग भी तांबा का ही किया। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? कौन सी जगह है जिसे फिल्म सिटी कहा जाता है? ओके, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? तो गुंगेरिया में पाया जाता है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? गुंगेरिया। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रण हुआ है? तो इसमें पशुओं का हुआ है दोस्तों। किसका हुआ है? पशुओं का हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? क्या है दोस्तों? कि ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांसा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। उसके बाद है संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु क्या था? तो सांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा। रेडियो कार्बन जिसे C14 बोलते हैं जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व। 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी सर्वमान्य है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किन के उत्खनन से हुआ था? तो ये 1920 से 21 में। 1921 ही ज़्यादातर देता है। और दयाराम साहनी का नाम प्रश्न एग्जामों में ज़्यादा पूछा जाता है। दयाराम साहनी याद रखिएगा, इसे जॉन मार्शल भी दिया है। उसके बाद है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष तो जाहिर सी बात है दोस्तों कहाँ? हड़प्पा में ही पाया गया था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किसके आकार व विशाल खंड में विभाजित थे? तो ये आयताकार। ठीक ना? हड़प्पा सभ्यता आयताकार फॉर्म में मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल क्या था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल क्या था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल क्या है? पूर्व में पूछ रहा है तो आलमगीरपुर बोलिएगा, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। आप ऐसे चित्र भी बनाकर कर सकते हैं। ठीक ना? ऐसे। उसके बाद सुतका गैंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दासत नदी बोलिएगा। सुतका गैंडोर कहाँ स्थित है? दासत नदी में स्थित, दासत नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी बोलिए या व्यापारिक भी बोलिए। जहाँ शहरी होगा भाई ज़्यादा व्यापार भी होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था दोस्तों? तो ये नगर योजना था। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवनों का क्या किया गया है? साक्ष्य मिला है। तो ये कालीबंगा से नक्काशीदार कच्ची भवनों के ईंट का प्रमाण मिला है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर यानी खिड़कियों के रास्ते की तरफ खुलते थे। हम लोग आज के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, लेकिन उस जमाने के कहाँ के? तो ये लोथल एक जगह है, वहाँ किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? स्नानागार, नहाने वाला। तो ये मोहनजोदड़ो है दोस्तों। क्या है? मोहनजोदड़ो। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये अनागार से है। ठीक है। और इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा।
किस हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? किस हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो दोस्तों ये धौलावीरा से मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध माना गया है? तो ये धौलावीरा को माना गया है। किसे माना गया? धौलावीरा को सुव्यवस्थित माना गया है। अगला प्रश्न है, क्या है दोस्तों, कि किन हड़प्पा स्थलों से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है तो लोथल और चुनहद्रो से मिला है। किस हड़प्पा स्थल से गोदी, जिसे डाकयार्ड बोलते हैं, का प्रमाण मिला है? तो लोथल से। ठीक ना, लोथल से। किस हड़प्पा स्थल से गोदी का प्रमाण मिला है? तो लोथल से। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो ये दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव प्रणाली। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो ये 2:16 के अनुपात में था। हड़प्पा काल में माप की इकाई 2:16 के फॉर्म में था। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो गेहूं, इसमें क्या दे, कपास। ठीक ना, इसमें बोल रहा है हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास की। ठीक ना, कपास की खेती की। और कपास ज़्यादातर रूप में क्या होता था? व्यापार करते थे। उसके बाद है हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज पूछेगा तो क्या बोलेंगे? गेहूं और जौ। अनाज पूछेगा तो गेहूं और जौ, और फसल के रूप में पूछेगा तो कपास बोलिएगा। किन हड़प्पा स्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिलते हैं? तो हड़प्पा से भी मिलते हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किन पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिलता है? किन पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिलता है? किन पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिलता है? तो लोथल एवं रंगपुर से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पा से जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पा से जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से मिला है। किस हड़प्पा से जौ, तिल और सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं? बनावली से। सबसे पहले किस हड़प्पा पुरास्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबांगा से। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबांगा से, याद रखिएगा। ठीक ना, कालीबांगा से। उसके बाद है कि हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम थी? तो इसमें जो थी ना, मोहरे सर्वोत्तम थी। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति अधिकांशतः किनकी थी? तो ये नारी की थी। ठीक ना, हड़प्पा काल से जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली वो नारी की मिली है। नर्तकी भी बोल सकते हैं, नर्तकी भी ज़्यादा मिली है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किन से मिलती है? तो ये मोहरों से मिलती है दोस्तों। किन से? मोहरों से। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो ये भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, कैसे थी? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आया? तो ये 1853 में आया। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आया? तो 1853 में आया। उसके बाद संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आया? संपूर्ण तो बोलिएगा 1923 में। ठीक है, हड़प्पा सिंधु लिपि की बात करेगा तो 1853 और संपूर्ण की बात करेगा तो 1923। ठीक है, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर जैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक ना, सिंधु सभ्यता। चलिए अगला है हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की पूजा हो जाती थी हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों। किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ, जिसे हवन कुंड बोला जाता है, वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये हड़प्पा से, लोथल से, कालीबांगा से। जो हवन कुंड हम लोग करते हैं कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा, लोथल, कालीबांगा से। किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आदि रूप या पशुपालन रूप को चित्रित किया जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष क्या था? तो पीपल था। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष क्या था? तो पीपल था। हड़प्पा वासी किस पशु को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते थे? तो कुबर सांड को। जो देखते हैं कुबर सांड जो पहले के लोग लेकर आते थे, भिक्षा मांगते थे। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर, जिसे पत्थर की बोलते हैं, मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पत्थर की मूर्ति। हड़प्पा का समाज किस प्रकार का था? तो ये मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा वासियों का समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था, याद रखिएगा। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, याद रखिएगा। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक।
भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनीव को माना जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हारपा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो ये रोपर की खुदाई की गई थी। किसकी? रोपर की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हारपा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो ये गुजरात में खोजे गए हैं। किस राज्य में खोजे गए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हारपा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल? गुजरात। भारत में स्थित सबसे बड़ा हारपा पुरास्थल कहाँ है? तो धौलावीरा में है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हारपा पुरास्थल कहाँ है खोदा गया? तो ये धौलावीरा। किस हारपा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला कहा जाता है, जिसे सिंध का भी नखलिस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। ठीक ना, याद रखिएगा। किस हारपा पुरास्थल से मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला या सिंध का नखलिस्तान? मोहनजोदड़ो को। हारपा सभ्यता को किस युग की सबसे सभ्यता माना जाता है? किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग। हारपा सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन भी बोलते हैं। किन हारपा पुरास्थल से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? किन हारपा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? तो ये लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा। ठीक है, लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। आपके सामने है, किस हारपा पुरास्थल को लघु हारपा कहा जाता है? किस हारपा पुरास्थल को लघु हारपा कहा जाता है? तो ये लोथल को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोथल को। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हारपा सभ्यता का नाम दिया था? सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हारपा सभ्यता नाम दिया था? तो ये सर जॉन मार्शल ने नाम दिया था। हारपा सिंधु सभ्यता को हारपा किसने नाम दिया? सर जॉन मार्शल। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है और कौन कौन भागों में किया है? तो देखिए, दो भागों में विभाजन किया है। एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल में किया है। उसके बाद जिस काल में ऋग वेद की रचना हुई है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल। कब से कब तक के काल को ऋग वैदिक काल माना जाता है? कब से कब तक के काल को ऋग वैदिक काल? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को हम लोग क्या मानते हैं? ऋग वैदिक काल। ठीक ना। उसके बाद है, जिस काल में ऋग वैदिक के अतिरिक्त अन्य तीनों वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई उसे क्या बोलते हैं? तो ये सब जो हुआ था ना वेदों की रचना, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हुआ था दोस्तों। और कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है? तो लिखिएगा 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सिलेक्टेड प्राचीन इतिहास से कुछ संबंधित प्रश्न जो बार बार बिहार पुलिस, मद्य निषेध पुलिस और भारत के जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं उसमें पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देंगे। टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, स्टैंड BPSC यूट्यूब सर्च मारकर जुड़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। PDF चाहिए टेलीग्राम से आप लोग आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय। हम लोग फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे जुड़ेंगे। एग्ज़ाम डेट निकल गया है आप लोगों का, आपको पता है 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो समय बहुत कम है, पढ़ दीजिए। लगभग आप लोगों के पास 50 से 55 दिन है। ठीक ना। 50 से मतलब 50 दिन मानकर चलिए, आप लोगों के पास 50 दिन है। उस 50 दिन में गर्दा उड़ाना है, 50 दिन का टारगेट। चलिए ठीक है, बाय बाय। अपने पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट कीजिए।